हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितेश दत्त शर्मा। एज यू वेरी वेल नो, आवर ऑनलाइन क्रैश कोर्स सेशन रिगार्डिंग टारगेट आईटी जेई नीट इज कंटिन्यू इन द प्रोसेस और आपको डेफिनेटली ये फील हो रहा होगा इट इज द बेस्ट क्रैश कोर्स ऑफ द केमिस्ट्री ऑन यूट्यूब चैनल। वेरी इंटरेस्टिंग। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले लेक्चर 1 और 2 में हमने बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डिस्कस कर लिए हैं, जैसे फैराडे के 2 लॉ हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस कर लिया है, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, देयर रिलेशन विद द कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कोहलराज लॉ, डी बाय एक्लोन सागर इक्वेशन। बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल है जहां से जेईई मेंस और नीट में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, सारे डिस्कस कर चुके हैं। और लेक्चर 3 बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है जिसमें क्योंकि सारे अच्छे क्वेश्चन यहां से आते हैं। आज का डिस्कशन रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, थोड़ा अप्रोच रहेगा कि कैसे क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ये दूसरा जो पोर्शन है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसकी एप्लीकेशंस एंड हाउ टू कैलकुलेट द अननोन स्टैंडर्ड ईएमएफ, ये 2 लेक्चर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज से पहले बना चुका हूं इस क्रैश कोर्स सेशन में। आपको सर्च कैसे करने हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एप्लीकेशंस बाय एनडीएस सर एंड कैलकुलेशन ऑफ अननोन ईएमएफ बाय एनडीएस सर। इन दोनों को क्लिक करते ही आपको एक ओपन मिल जाएंगे और मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अलग से प्लेलिस्ट सेक्शन बना दूंगा जिसको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारे लेक्चर्स आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे, तो वो बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नॉन इक्वेशन। बहुत ही फाड़ू अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं नॉन इक्वेशन के ऊपर और उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के साथ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। देखिए बच्चों, हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक स्पेशल लेक्चर बनाकर उसको लेक्चर 2 के पार्ट 2 में डाल दिया है। जैसे हमने लेक्चर 1 बनाया था कंडक्टिविटी के रिगार्डिंग और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिगार्डिंग, ठीक है, उसमें हमने डीएचओ इक्वेशन, कोहलराज लॉ, ये सारा डिस्कस कर लिया था। उसके बाद लेक्चर 2 में हमने डिस्कशन किया था कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें फैराडे के दोनों लॉ हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन किया था। उसके सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल अप्रोच। इसलिए हमने लेक्चर 2 के पार्ट बी में एक बेसिक लेक्चर डाल दिया है, उस लेक्चर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिगार्डिंग जिन बच्चों को बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिगार्डिंग अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो जो अब मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं ना, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल, ये फंडामेंटल आपके यानी कि नॉन इक्वेशन के न्यूमेरिकल आपके डेफिनेटली गलत हो सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिगार्डिंग बेसिक लेक्चर मैंने अलग से एक स्पेशल लेक्चर बना दिया है, वो आप देख सकते हैं। आपको थियोरेटिकल पोर्शन मिलेगा प्योरली और बहुत ब्यूटीफुल फंडामेंटल है। यू विल गेट टू नो कि हमें कैसे पता चलेगा सर कौन सी रोड कैथोड होगी, कौन सी रोड एनोड होगी, कहां पर ऑक्सीडेशन होगा, कहां पर रिडक्शन होगा, किस रोड को नेगेटिव चार्ज मानेंगे, किस रोड को पॉजिटिव चार्ज मानेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंप्लीट डिस्कशन मैंने एक लेक्चर में डाल दिया है, वो आप जाकर देख लेंगे इसी सीरीज के अंदर। चलिए, वो आपको मिल गया होगा, इससे पहले आपको वो लेक्चर मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसी पार्ट में लेक्चर 3 के अंदर, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन ऑन द ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल के ईएमएफ पे इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन का क्या फर्क पड़ता है, ये हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन का ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ेगा, दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय विलियम नंस्ट। ये विलियम नंस्ट साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और इसने एक इक्वेशन दी थी दैट इज कॉल्ड नंस्ट इक्वेशन। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, इस पर न्यूमेरिकल अप्रोच बहुत अच्छा है, बड़ा ध्यान से देखेंगे, एक एक फंडामेंटल आपके क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो यू विल गेट डेफिनेटली मास्टर इन द फिजिकल केमिस्ट्री। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कॉन्सेप्ट हमने अलग सेक्शन डाल दिया, वो आपने देख लिया होगा इससे पहले। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन का सेल के ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ेगा। इसको एक्सप्लेन किया था विलियम नंस्ट ने और एक नंस्ट इक्वेशन की फॉर्म में। तो नंस्ट इक्वेशन क्या है, बड़े ध्यान से समझेंगे। नंस्ट इक्वेशन देखो, नंस्ट इक्वेशन 2 तरह से दी गई थी। एक तो फॉर ए सिंगल
फॉर ए सिंगल हाफ सेल, एक सिंगल हाफ सेल के लिए नॉइस इक्वेशन को कैसे आप डिटरमाइन करेंगे। एक सिंगल हाफ सेल के लिए जो नॉइस इक्वेशन लिखी जाती है वो होती है ई नो ऑफ द सेल। जैसे मान लीजिए हम एक पर्टिकुलर मेटल आयन के लिए लिख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक जैसे जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप मैंने तैयार किया था, तो उस सेटअप में क्या हुआ था, जिंक एक्टिंग एज ए एनोड, तो जिंक Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये तो क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन। उसी प्रकार इसका ईएमएफ कैसे लिखा जाएगा, किसी मेटल के केस में इलेक्ट्रो सॉल्यूशन के केस में कैसे लिखा जाता है, MEM, ठीक है, Mn पॉजिटिव टू M, इट गिव्स E नॉट ऑफ M N पॉजिटिव टू M माइनस 2.303 RT बाई NF log 1 अपॉन मेटल आयन की कंसंट्रेशन एक्वा सॉल्यूशन में, ठीक है। ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला है नॉइस इक्वेशन का, ठीक है। नॉइस इक्वेशन एक सिंगल सेल के लिए ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सिंगल सेल ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन है, मान लीजिए मेरे को जिंक के लिए लिखनी है, तो ये इक्वेशन जर्नल है, दिस इज द जर्नल फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सिंगल हाफ सेल। जैसे मेरे को ये इक्वेशन जिंक के लिए लिखनी है, फॉर एग्जांपल फॉर जिंक, तो कैसे लिखी जाएगी, ईएमएफ ऑफ द Zn2 पॉजिटिव टू Zn, इट गिव्स स्टैंडर्ड ईएमएफ रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द Zn2 पॉजिटिव टू Zn। यहाँ पर n क्या होता है, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है एलिमेंट के ऊपर, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन इससे पता चल जाएंगे सिंगल हाफ सेल में, माइनस अब एक क्वांटिटी याद रखना जो आपको बता रहा हूँ, 2.303 RT बाई F, ये वैल्यू देखो 2.303 R की वैल्यू होती है 8.314, टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है 298 केल्विन, डिवाइडेड बाई फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96,500। जब हम इस पूरे टर्म का कैलकुलेशन करके निकाल कर लाते हैं वो आता है 0.059, ध्यान रखेंगे, यानी कि 2.303 RT बाई F, इस पूरे का कैलकुलेशन आता है 0.059। तो यहाँ पर 2.303 RT बाई F, इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा 0.059 डिवाइडेड बाई n रह जाएगा, n फैक्टर, ठीक है। तो यानी कि 2.303 RT बाई F की जगह तो ये आ गया log ऑफ 1 अपॉन, तो मेटल आयन को आपकी बार कौन है, जिंक, तो Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को ब्रैकेट में लिख देंगे, तो दिस विल बी द नॉइस इक्वेशन फॉर द सिंगल हाफ सेल दिस इन दिस वे, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए, मान लो अब पता कैसे लगाएंगे इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन का ईएमएफ पे कैसे फर्क पड़ेगा। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है, तो Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, तो ये फैक्टर कहाँ पर आ रहा है, डिनोमिनेटर में, कहाँ पर आ रहा है, डिनोमिनेटर में। तो Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज करेगी, तो ये सारा फैक्टर क्या आएगा, कम आएगा, ये सारा फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यहाँ से लेकर ये अगर मैं इसको अंडरलाइन कर दूँ, ये देखो, अगर Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और ये सारा फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा तो आपका ईएमएफ ऑफ द सेल यानी कि सिंगल हाफ सेल का वो क्या आएगा, बोलो भाई, ये सारा फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा तो ये क्या जाएगा, मोर, इंक्रीजेज, ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल, आप समझ गए। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, देखो Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो ये फैक्टर डिनोमिनेटर में है, तो ये टर्म क्या आएगी आपकी, ये सारी की सारी टर्म निकल कर क्या आएगी, लेस, कंसंट्रेशन बढ़ने से ये टर्म कम हो जाएगी, और ये टर्म कम होगी तो ये टर्म ऑटोमेटिकली क्या आएगी, ईएमएफ ऑफ द सेल ज़्यादा आएगा। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल कि कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन से ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ रहा है, इसको विलियम नंस ने एक्सप्लेन कर दिया था। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल, ठीक है। ये तो था सिंगल हाफ सेल के लिए, लेकिन आपको मोस्टली जो न्यूमेरिकल मिलेंगे वो पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप के लिए मिलेंगे। एक बार मैं दोनों समझा देता हूँ, फिर न्यूमेरिकल अप्रोच रखूंगा, एक ही मिनट में आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब लेंगे नॉइस इक्वेशन फॉर ए कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फॉर ए कंप्लीट
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप के लिए नस्ट इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। देखो ये पॉइंट तो मैं आपका ये भी हटा देते हैं। देखो कैसे लिखी जाएगी नस्ट इक्वेशन पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप के लिए। उसका फार्मूला होता है, जैसे देखिए मैंने कह दिया ईएमएफ ऑफ द सेल, पूरे सेल का ईएमएफ लिखेंगे, इट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल। और ये आपको पता होना चाहिए कि ई नॉट ऑफ सेल आप कहाँ से निकालेंगे, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ई नॉट ऑफ सेल होता है स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ एंड इट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, और कौन सी रोड कैथोड होगी, कौन सी रोड एनोड होगी, ये सारा फंडामेंटल मैंने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बेसिक लेक्चर में डाल दिया है। तो बेसिक लेक्चर जरूर देखो मेरे भाई, चाहे आप फुर्सत में बैठकर एसी के सामने बैठकर देख लो उस लेक्चर को, लेकिन आपको देखना जरूर है वो लेक्चर, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पूरा आपको बेसिक पॉइंट पता होगा ना, तो नस्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल कभी जिंदगी में गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, मैं लेक्चर बेसिक इसलिए बनाता हूं ताकि आपकी डेफिनेटली हर एक टॉपिक पे कमांड आए, बारीकी से पता होना चाहिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेप्थ में जाके मैंने बताई वो बातें। ठीक है, देखना बड़ा मजा आएगा। तो ई नॉट ऑफ द सेल क्या आएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, ये वही क्वांटिटी वही आएगी, फिर से डिवाइड कर दिया इसको मिट, लॉग ऑफ, यहां पर याद रखना है, ऊपर तो लिखेंगे यहां पर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और यहां पर नीचे लिखेंगे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ध्यान से देखना, फॉर जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप, मैंने जिंक कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप तैयार किया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप। ठीक है, और वो सेटअप क्या होता है, बड़ा ध्यान से देखिए, वो सेटअप होता है Zn सॉलिड, यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव, यही होता है ना, जिंक 2 पॉजिटिव। चलिए उसके बाद सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद कॉपर +2 एक्वस से कॉपर सॉलिड, यही आता है, डेफिनेटली यही भी आता है। तो ये आपका सॉल्ट ब्रिज का नोटेशन हो गया, ये नोटेशन हो गया जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल, मतलब जिंक एक्टिंग एज ए एनोड, सो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, एंड कॉपर एक्टिंग एज ए कैथोड, तो कॉपर का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे हुई है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2, देख पा रहे हो, इट गिव्स जिंक +2 प्लस कॉपर सॉलिड। ये भी एक्वा सॉल्यूशन है और ये भी आपका एक्वा सॉल्यूशन है, यानी कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ पर जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, यही हुआ है। देखो जिंक का ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, एक चीज़ आपको बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर करके दिखा देता हूँ, एक ट्रिक और बता देता हूँ कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में कैसे पता लगाओगे। भाई बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, प्रोडक्ट में आपको वो एलिमेंट लिखना है जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है, याद रखना, और रिएक्टेंट में नीचे वो लिखना है जो आपका रिड्यूस हुआ है, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब आप खुद ही देख लीजिए, अगर जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप लिखूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल इट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, यहाँ पर ई नॉट ऑफ सेल किसके बराबर है, ई नॉट ऑफ कैथोड, यानी कि कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, यानी कि जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक, बंद कर दिया। ये जो टर्म है वो तो ई नॉट ऑफ सेल के बराबर आ गई, माइनस 0.059 अपॉन 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो एन फैक्टर यहाँ पर 2 है। ठीक है, लॉग ऑफ, देखो कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है, जिंक 0 से +2, तो यहाँ पर लिखेंगे जिंक +2 की कॉन्फ़िगरेशन, जिंक +2 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिड्यूस कौन सा हुआ है, कॉपर +2, तो कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर नीचे लिखी जाएगी। ठीक है,
ये याद रखेंगे, ठीक है। और एक दूसरा फंडामेंटल बता दूं, क्योंकि आपको एग्जामिनर सेल का ईएमएफ निकालने के लिए देगा, तो ई नोट ऑफ सेल निकालने के लिए आपको ई नोट ऑफ कैथोड और ई नोट ऑफ एनोड की वैल्यू मिलेगी। यानी कि आपको स्टैंडर्ड ईएमएफ मिलेगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का आपको गिवन होगा। ये दोनों क्वांटिटी आपको गिवन होंगी। इससे पता कैसे चलेगा कि कौन सा ऊपर लिखना है कौन सा नीचे? तो मेरे भाई एक ट्रिक लिख लो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी, एसआरपी का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिस मेटल का, जिस एलिमेंट का या जिस मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, ज़्यादा होगा, वही एलिमेंट कैथोड का काम करेगा और उसी को रिडक्शन भी होगा। उसी का क्या होगा? रिडक्शन। मतलब उस मेटल की कंसंट्रेशन नीचे लिखी जाएगी, ठीक है। देख लो, रिडक्शन नीचे लिखा है मैंने, रिडक्शन नीचे लिखी जाएगी, तो खुद ही देख लो आप। अगर मैं वैल्यू लिख के दिखाऊं आपको, वैल्यू मैं लिख के दिखा देता हूं आपको कि बेटा ई नोट ऑफ Zn2 पॉजिटिव से Zn के अंदर जाते हैं तो वैल्यू आती है -0.76 वोल्ट, और ई नोट ऑफ कॉपर +2 से कॉपर में जाते हैं तो वैल्यू आती है -034 वोल्ट। दिख रहा है आपको नीचे का? डेफिनेटली विजुअल होना चाहिए, हाँ यस। तो देखो, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है +0.34 वोल्ट। तो मेरे को बताओ इन दोनों में से, इन दोनों एलिमेंट में से किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी ज़्यादा है? कॉपर का ज़्यादा है, तो कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो कॉपर अपने आप को रिड्यूस करेगा और कॉपर ही कैथोड का काम करेगा, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो आप। तो नीचे कंसंट्रेशन देखो, मैंने कॉपर 2 पॉजिटिव की लिखी है, ऊपर कंसंट्रेशन जिंक +2 की लिखी है। ये पहचानने का तरीका है। न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो इजी पीजी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट फंडामेंटल सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका नॉन स्टिकेशन सिंगल हाफ सेल के लिए बता दिया, और दिस इज फॉर द कंप्लीट सेल। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल। चलो अब लेते हैं यहाँ पर एक नया तड़का लगाते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, ताकि हम सारे फंडे यहाँ पर क्लियर कर ले। क्योंकि एक बार मैं सारे रिलेशनशिप समझा दूंगा ना, तो फिर सारे न्यूमेरिकल करना ईजी हो जाएगा हमारे लिए। न्यूमेरिकल करना क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, ये सारे पॉइंट नोट कर लेने हैं आपको, ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं, ठीक है। हाँ, ये जिंक पूरे सेटअप हो गया। अब देखिए, बड़ा ध्यान से समझने की बात है। अब ध्यान से समझने की बात क्या है यहाँ पर? चलिए देखिए, मान लीजिए जिंक सॉलिड से कॉपर +2 एक्वस से जिंक +2 और कॉपर सॉलिड, ये रिएक्शन हो रही है एक्वस में, ठीक है। और टाइम के साथ क्या होता है? जिंक +2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, क्योंकि जिंक तो ऑक्सीडाइज हो रहा है जिंक +2 के अंदर, और कॉपर +2 रिड्यूस हो रहा है कॉपर के अंदर। तो टाइम के साथ क्या होगा? जिंक +2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी और कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी। देखो, जिंक से जिंक +2 आ रहा है तो जिंक +2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी। तो एक एट ए पर्टिकुलर टाइम जहां पर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, उस पॉइंट को हमने इक्विलिब्रियम कह दिया। तो मान लीजिए दोनों रिएक्शन, यहाँ पर मैंने रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम का साइन लगा दिया, रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम का साइन लगा दिया। तो यहाँ पर भाई अगर इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम लगाएं, ध्यान से सुनना, बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम लगाएं तो याद रखेंगे कि इक्विलिब्रियम लगाते ही जिंक +2 Zn+2 की कॉन्फ़िगरेशन, Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन और कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर क्या कर दी मैंने? इक्वल कर दी। क्या कर दी मैंने? यहाँ पे इक्वल कर दी। और इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो है, जिंक +2 की कॉन्सेंट्रेशन और कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के रेशियो को एक कांस्टेंट क्वांटिटी के रख दिया। हियर के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पर के क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको के भी लिख सकते हैं या के इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं, EQUI दोनों चल जाएंगे, ठीक है। या फिर के भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है। क्या बोला है मैंने? एट द टाइम पासिस
the concentration of zinc plus 2 ion increases and concentration of copper plus 2 ion decreases, and at a particular time and at equilibrium the concentration of both the ions remains same, constant हो जाएगी। और इन दोनों क्वांटिटी के दोनों कंसंट्रेशन के रेशियो को मैंने एक कांस्टेंट क्वांटिटी रख दिया। और ध्यान रखना इक्विलिब्रियम के ऊपर सेल का जो ईएमएफ होता है ना वो जीरो हो जाता है। सेल का ईएमएफ क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, यानी कि इक्विलिब्रियम पे सेल वर्किंग करना बंद कर देती है। ठीक है, सेल का ई नोट क्या होता है, ईएमएफ क्या हो जाता है, घट करके जीरो हो जाता है, क्योंकि जितना कंसंट्रेशन जिंक 2 पॉजिटिव का है उतना ही कंसंट्रेशन कॉपर प्लस 2 का है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेल विल नॉट वर्क एट द इक्विलिब्रियम, तो ई ऑफ द सेल ऑफ द जीरो। तो अब यहां पर ओमिट करके देखो आपका क्या फंडामेंटल निकल कर आएगा। ठीक है, देखो यही हमारा सेटअप है, जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप है जिंक कॉपर सेल के लिए। पुट करके देखते हैं तो देखो क्या आएगा आपका, ये तो क्वांटिटी क्या हो गई, जीरो। इट इज इक्वल टू, इस पूरी क्वांटिटी की जगह रख देता हूं मैं ई नोट ऑफ सेल। ध्यान से सुनना, क्योंकि ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, ये क्या है, ई नोट ऑफ सेल, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूं ई नोट ऑफ सेल। ठीक है, माइनस 0.059 अपॉन 2। अब जिंक प्लस 2 और कॉपर प्लस 2 कंसंट्रेशन क्या रखना है, के रखना है, तो यहां पर हो गया लॉग ऑफ के। ठीक है, समझ में आ गया इतना ही बात। चलो अब देखिए मेरे भाई, ब्यूटीफुल फंडामेंटल निकल कर आएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं जर्नल इक्वेशन की बात करूं, इन जर्नल एट इक्विलिब्रियम, कोई भी रिएक्शन हो, जरूरी नहीं जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप मिलेगा, जर्नल बात करें इक्विलिब्रियम पे तो क्या हो जाएगा आपका, हर सेल का ई नोट ऑफ सेल तो जीरो हो जाता है, ई नोट ऑफ सेल दोनों में कैलकुलेट कर देंगे, माइनस 0.059 अपॉन एन फैक्टर भी चेंज हो सकता है, और लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखो ई नोट ऑफ सेल माइनस लग रहा है यहां पर साइन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो ये सारी की सारी टर्म है, देखो यहां से सारी की सारी टर्म है, मैं इसको इधर ले आता हूं, तो 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ के, ये किसके बराबर आ गया, ई नोट ऑफ सेल के बराबर आ गया। ई नोट ऑफ सेल के क्या आ गया, बराबर, क्योंकि ये क्वांटिटी तो जीरो है, ये सारी टर्म को उठा के इधर ले आया, प्लस की हो गई। अब देखो यहां से लॉग के निकाल लो, सो इट एम्प्लाइज लॉग के आपका क्या आएगा, देखो लॉग के एन को यहां पर ले गए, ठीक है, और 0.059 को नीचे ले जाएंगे, तो क्या आएगा आपका एन ई नोट ऑफ सेल डिवाइडेड बाई 0.059। ये लॉग के का फार्मूला है भाई, लिख लो, बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लॉग के की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और यहां से आपको के निकालना हो तो क्या करोगे, लॉग के तो पता है, के निकालने के लिए आपको बता देता हूं, बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल है। देखो के निकालना होगा तो क्या करोगे, जर्नल इक्वेशन लिख लो, ये है आपकी जर्नल इक्वेशन। ठीक है, वीडियो को पॉज करके, तो आपका ये आपका फार्मूला आ गया लॉग के का। अगर आपको लॉग के से के निकालना हो तो इसका एंटीलॉग ले लो, एंटीलॉग ले लो, देखो टेकिंग एंटीलॉग लोगे तो यहाँ तो के बचेगा, इट इक्वल टू, अब एंटीलॉग लोगे तो ये सारा बेस की पावर 10, ठीक है, बेस की पावर 10, तो हो जाएगा 10 इंटू एन ई नोट ऑफ सेल डिवाइडेड बाई 0.059, ये 10 की पावर के निकालने का फार्मूला दे दिया। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट नीट ने और जेई मेंस ने पूछा हुआ है। ठीक है, आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है, ये गलती नहीं करना आप, ये आपको ऐसे याद रखना है। और एक पॉइंट और बता दूं, अगर ये log k की जगह ln k हो, बच्चे यहां भी गलती करते हैं, अगर log k की जगह ln k हो, क्या हो, ln k, तो आपको मिलेगा n e नोट ऑफ सेल, मान लीजिए 0.059 दे रखा है, ठीक है, ln k हो, तो ln k का जब इन्वर्स करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा k, और ln k का एक्सपोनेंशियल आता है, तो एक्सपोनेंशियल की पावर आएगी n e नोट ऑफ सेल डिवाइडेड बाई 0.059। ये गलती मत करना, ln k हो तो एक्सपोनेंशियल आएगा,
और log k हो तो यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर, क्योंकि उसका बेस 10 होता है तो 10 की पावर चली जाएगी n e नॉट ऑफ सेल डिवाइडेड बाई 0.059। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल, इस पे मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलो ये भी हो गया। log k का फार्मूला बता दिया मैंने, नॉन इक्वेशन पूरी सोल्व करके दिखा दी। चलो अब बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप और निकाल करके लाते हैं। ठीक है, चलो एक रिलेशनशिप और है जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट और log k और ई नॉट ऑफ सेल। ये 3 रिलेशनशिप और है जहां से न्यूमेरिकल आपके बनते हैं, पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप न्यूमेरिकल करने बैठ रहे हो आपको फार्मूला नहीं पता है एट प्रेजेंट, फार्मूला भूल गए तो भाई वहीं पर हो जाएगा बेड़ा गर्क। तो डेल्टा जी नॉट का पहला फार्मूला सुन लो, इसका पहला फार्मूला है ईएमएफ के साथ रिलेशन माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। ध्यान रखेंगे माइनस साइन आता है क्योंकि डेल्टा जी जब नेगेटिव होगा तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए ध्यान रखना ई नॉट ऑफ सेल इट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, तभी सेल क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी रिएक्शन, डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ई नॉट ऑफ सेल को नेगेटिव कह दिया, ई नॉट ऑफ सेल नेगेटिव, यहाँ भी साइन नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और डेल्टा जी कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती है। ध्यान रखेंगे बात। ठीक है, चलो ये भी हो गया फंडामेंटल। अब एक बात और आती है, सुनो, हाँ, और एक डेल्टा जी निकालने का, डेल्टा जी नोट निकालने का एक फार्मूला और है -2.303 RT log k। दिस इज आल्सो द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेल्टा जी। ठीक है, देखो डेल्टा जी में और ई नोट में डायरेक्ट रिलेशनशिप ये वाली है, और डेल्टा जी नोट में और log k में रिलेशन ये वाली है। मान लो आपको log k दे रखा है, k दे रखा है तो डेल्टा जी निकाल सकते हो, डेल्टा जी दे रखा है तो log k निकाल सकते हो। ठीक है, आप डेफिनेटली यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, फिर देखना आपका डेफिनेटली नॉलेज बिल्डअप होगी इन सारे फंडामेंटल को लेकर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप, डेल्टा जी इक्वल टू -2.303 RT log k। याद रखना है k इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, r की वैल्यू 8.314 लेनी है, और डेल्टा जी नोट स्टैंडर्ड कंडीशन है तो यहाँ पर टेम्परेचर आपका फिक्स है 298 केल्विन। ठीक है, r की वैल्यू 8.314 और ये है। और आपकी सहूलियत के लिए इस क्वेश्चन को और आसान कर देता हूँ मेरे भाई, ध्यान रखो ये डाटा 2.303 मल्टीप्लाई बाई आर यानी कि 8.314, 2.303 आर की वैल्यू 8.314 और मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर कितना मिलेगा स्टैंडर्ड कंडीशन में 298। तो इन तीनों का जो मल्टीप्लाई है, आपको एग्जाम में गलती ना हो, एग्जाम में याद करके चले जाओ ना, इन तीनों का मल्टीप्लाई 5705 आता है मेरे भाई। ठीक है, फॉर मेकिंग द कैलकुलेशन मोर एंड मोर इजी। ठीक है, तो याद रखेंगे इन तीनों का मल्टीप्लाई 5705 आता है, याद रखेंगे। ठीक है, और log k की वैल्यू आपको गिवन मिलेगी तो log k की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, डेल्टा जी नोट आपका डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। चलो तीनों का मल्टीप्लाई याद रखना, बहुत मजा आएगा। चलो अब लेते हैं हम सीधा न्यूमेरिकल अप्रोच पर आते हैं, और उस न्यूमेरिकल अप्रोच से डेफिनेटली आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आपके सामने रखता हूं मैं, और उस न्यूमेरिकल में मैं सारे 2-3 अप्रोच रखूंगा और आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। देखो देखिए बेटा, आपके सामने ये प्रॉब्लम है पहली नॉन इक्वेशन को लेकर, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखिए क्रोमियम सॉलिड है, वो जा रहा है क्रोमियम से क्रोमियम +3 के अंदर, और निकल +2 से जा रहा है निकल के अंदर। ठीक है, पता कैसे चलेगा कौन सा एलिमेंट कैथोड है कौन सा एलिमेंट एनोड है? तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, आपको दोनों एलिमेंट के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मिलेंगे। क्रोमियम का दे रखा है, क्रोमियम +3 से क्रोमियम 0.74 वोल्ट माइनस में है, और निकल +2 से निकल दे रखा है -0.25 वोल्ट। तो दोनों में से जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, निकल का ज़्यादा है, तो निकल विल एक्ट एज कैथोड एंड क्रोमियम विल एक्ट एज एनोड। अब कैथोड पे रिडक्शन होता है तो देखो निकल का रिडक्शन हो रहा है, निकल +2 से निकल में जा रहा है, जा रहा है ना, और क्रोमियम क्या ऑक्सीडेशन होगा, क्रोमियम एनोड का काम करेगा, तो क्रोमियम सॉलिड से +3 में जा रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलो आपको निकालना क्या है, 3 चीज़ें निकालनी है।
इस सेल सेटअप का ईएमएफ निकालना है, डेल्टा जी नॉट निकालना है, गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड और लॉग के, और इसको रिप्रेजेंट करना है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट भी करके दिखाना है आपको। तो ये 4 क्वेश्चन आपके, इन चारों से आपको जब मैं एमसीक्यू पर लेके जाऊंगा ना अगले लेक्चर में एमसीक्यू हम स्टार्ट कर देंगे प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। अभी मैं जो क्वेश्चन डिस्कस किए ना पिछले लेक्चर्स में, वो भी एनसीईआरटी के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी कंडक्ट करी एग्जाम, तो वहां से भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको नीट जेईई मेंस में देखने को मिल सकते हैं। सो डोंट स्किप देम, ठीक है। तो देखिए सेल का ईएमएफ निकालना है, तो अपने को पहले तो एक काम कर लेना है, अपने को जो सेल का ईएमएफ निकालने से पहले मैं आपको जर्नल इक्वेशन बता देता हूं। देखो मान लो ए के मोल्स ए है और बी के मोल्स बी है, रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और रिएक्शन में बन क्या रहा है आपका, रिएक्शन में सी के मोल स्मॉल सी और डी के मोल स्मॉल डी, ठीक है। तो अगर इस रिएक्शन का मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप लिखूं तो आपका आएगा ईएमएफ ऑफ द सेल इट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, लॉग एन की फैक्टर कितनी भी हो सकती है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सी और डी की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए और बी, और पावर वो लगानी है जितने कोफिशिएंट नंबर ऑफ मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। तो सी के पार्टिसिपेट कर रहे हैं सी मोल, तो सी पावर चली जाएगी, इसमें स्मॉल डी, इसमें स्मॉल ए, इसमें स्मॉल बी। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि यहाँ पर मैं अप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ पर गलती बहुत बच्चे करते हैं, पावर लगाना भूल जाते हैं। पावर कैसे लगेगी वो समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो ये जर्नल इक्वेशन हो गई, चलो मान लीजिए, चलो अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या वर्ड बताया था रिप्रेजेंटेशन के लिए, LOAN, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। तो एनोड का काम कौन कर रही है, देखो क्रोमियम, तो क्रोमियम सॉलिड से किस में जा रहा है, क्रोमियम +3 के अंदर, ठीक है, डेफिनेटली। और क्रोमियम +3 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.001 मोलर, बिल्कुल ठीक है। डबल वर्टिकल लाइन, सॉल्ट ब्रिज का सिंबल, राइट साइड में जाओ, राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव, तो राइट में रिडक्शन किसका हो रहा है, निकल का, तो निकल +2 की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.02 मोलर, ये किस में जा रहा है, निकल सॉलिड में। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप, लिख दिया हमने। अब देखो मेरे भाई बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल है, इसका ईएमएफ कितना आएगा, ईएमएफ आएगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू में 6 ले रहा हूँ, बताऊंगा क्यों लिए मैंने। लॉग ऑफ ऊपर किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है, देखो ऑक्सीडेशन हुआ है क्रोमियम से क्रोमियम +3 का, तो ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट ऊपर लिखना है। यहाँ पर चाहे देख लेना, लेफ्ट साइड के कंसंट्रेशन डिवाइड बाय राइट साइड की कंसंट्रेशन लिखनी होती है। लेफ्ट साइड में कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्रोमियम +3 की कंसंट्रेशन ऊपर आएगी, क्रोमियम +3, और क्रोमियम +3 के मोल कैसे चेक करोगे, ये देखो, और नीचे रिडक्शन किसका आएगा, निकल की, तो निकल +2 की कंसंट्रेशन नीचे आएगी, याद रखेंगे आप। और मैंने बताया भी था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो कैथोड होगा, और नीचे कैथोड की कंसंट्रेशन होती है, ऊपर एनोड वाले की, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पर निकल पे चार्ज +2 है, इधर क्रोमियम पे चार्ज +3 है, तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा सर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं, उनको लगेगा यहाँ चार्ज +2 है, यहाँ चार्ज +3 है, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं यहाँ पर, लेकिन n की वैल्यू 6 है। यहाँ पर n की वैल्यू 1 कब होती, जब दोनों मेटल आयन सेम होते। यहाँ पर मेटल आयन अलग अलग है, तो क्या करेंगे, +2 वाले को तो आगे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 6 हो गए, कितने हो गए, 6, और 3 वाले पर जिस पे +3 चार्ज है उसको आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो तभी n की वैल्यू 6 आएगी, और आपको पता भी चल जाएगा एक्चुअली कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर 3 है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ पर 2 है। अब वैल्यू लगाओ, क्रोमियम +3 कितने हैं, 2, तो पावर यहाँ पर 2 आएगी, निकल +2 कितने हैं, 3, तो यहाँ पर पावर 3 आएगी। ऐसे याद रखना है आपको। तो दिस इज द नॉन इक्वेशन। ई नॉट ऑफ सेल आप अलग से कैलकुलेट कर लेना, ई नॉट ऑफ सेल आप अलग से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। देखो इस रिएक्शन का ई नॉट ऑफ सेल क्या आएगा, ई नॉट ऑफ सेल फार्मूला क्या है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, C फॉर कैथोड, A फॉर एनोड।
डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। कैथोड कौन होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है। राइट साइड में देख लेना, राइट साइड में लिखा जाता है तो कैथोड है, लेफ्ट वाला एनोड है। बड़ा सिंपल सा फंडा है। पता कैसे चलेगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो कैथोड होगा, राइट साइड में आएगा, बात खत्म, ठीक है। तो ई नॉट ऑफ कैथोड कौन है? ये रहा, -0.25 वोल्ट, फिर माइनस, ये साइन माइनस का यहाँ पर है। एनोड कौन है? ये रहा, -0.74 वोल्ट, तो -0.74 वोल्ट हो गया। अब देखो -0.25 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 0.74 वोल्ट, सो इट कम्स आउट टू बी 0.49 वोल्ट। तो ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू तो हमें मिल गई, कितनी? 0.49 वोल्ट। ये आ गई। इस वैल्यू को यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। अब निकालते हैं सेल का ईएमएफ कितना आएगा। चलिए देखते हैं, पहला न्यूमेरिकल करते हैं, सेल का ईएमएफ कितना आएगा। देखो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ऊपर देखो ईएमएफ ऑफ द सेल कितना आएगा? इट इज इक्वल टू, ई नॉट ऑफ सेल निकाल चुके हो, 0.49 माइनस 0.059 अपॉन 6, ठीक है। लॉग ऑफ क्रोमियम +3 की कॉन्सेंट्रेशन देखो, क्रोमियम +3 कॉन्सेंट्रेशन 0.001 है, 0.001, ऊपर पावर कितनी आएगी? 2 आएगी। चलो आगे, नीचे निकल +2 कॉन्सेंट्रेशन 0.02, पावर कितनी है? 3 है। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। अब बाकी हम मिटा देते हैं, चलो इसका कोई फ़ायदा नहीं है ना, अब नीचे मिटा देते हैं। चलो ये देखिए, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब देखिए, अब करते हैं सॉल्व। सेल का ईएमएफ कितना आएगा? 0.49 माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर लॉग कैसे मिलेगा? सिंप्लीफाई करना सिखाऊंगा अब आपको मैं। देखो 0.001, इसको मैं 10 की पावर -3 लिख सकता हूँ, और इस पूरे की पावर 2 होल स्क्वायर हो गया। नीचे आ जाओ, 0.02 कैसे लिख सकते हो? 2 × 10 की पावर -2, 0.02 को लिख सकते हो 2 × 10 की पावर -2, और इस पूरे की पावर 3 हो गया। और सोल्ड आउट करो इसको, अभी सोल्ड आउट यहीं पे करो। 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 10 की पावर 6, बोलो 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -6। आगे चलो, 2 × 10 की पावर -2, इस पूरे का होल क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 का क्यूब, बोलो 10 की पावर -2 का क्यूब, 10 की पावर -6। आया समझ में? ऐसे सीखोगे। अब 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 तो कैंसिल आउट हो गया, 1/8 ही तो बचा। क्या बचा? 1/8। ऐसे क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं सारे क्वांटिटी को हटा दूंगा, अब मैं रखूंगा केवल 1/8। हो गया ना? ऐसे सोल्ड आउट कर लेना। अब देखो, अब आपको एक टर्म याद रखनी है कि log A अपॉन B का जो फार्मूला होता है log A माइनस log B होता है। तो log 1/8 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? log 1 माइनस log 8, ऐसे लिख दिया मैंने। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो EMF ऑफ द सेल क्या आएगा? 0.49 माइनस 0.059 अपॉन 6। log 1 की वैल्यू बेटा 0 होती है, ध्यान रखना। log 1 क्या होता है? 0 माइनस log 8 बच्चों को याद नहीं होता, बताता हूँ। देखो log 8 कैसे निकालोगे? log 8 होता है, log 8 को आप क्या लिख सकते हो? log 2 की पावर 3, log 2 की पावर 3 लिख सकते हो। अब देखो एक फार्मूला होता है log 10 की पावर n, log 10 की पावर n, ठीक है, या फिर log m की पावर n जो होता है, n log से आगे आ जाता है तो ये हो जाता है n log m, n log m। तो log 2 की पावर 3 का क्या बनेगा? देखो पावर आगे आ जाएगी 3 log 2, 3 log 2, और log 2 की वैल्यू होती है 0.30, 0.30 रखो। तो आपका log 8 क्या हो गया? log 2 की पावर 3, ठीक है, 3 आगे आ गया, 3 log 2, कोई दिक्कत नहीं है। log 2 की वैल्यू 0.30, 0.30 को 3 से मल्टीप्लाई करो 0.90। सारी चीज़ें क्लियर करेंगे आपकी। ये आ गया, ठीक है, चलो आ गया, बस सॉल्व कर दिया, रख दो, आंसर आ जाएगा। EMF ऑफ द सेल कम्स आउट टू बी 0.49 माइनस 0. देखो यहाँ भी साइन माइनस का है, अंदर भी साइन माइनस का है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या? 0.049 -6, और वहाँ पर क्या आएगा? 0.90।
0.90। इस क्वांटिटी को सोल्व कर लेंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। शॉर्ट करना हो, छोटा करना हो तो देखो आपको बता देता हूँ, मतलब वैल्यू किसके क्लोज मिलेगी। देखो 0.059, इसको लगभग हम क्या मान सकते हैं 0.06 अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं। तो इसको मैं अगर मैं 0.06 ले लूँ तो 0.06 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा 0.01, ठीक है। और 0.01 और 0.90 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसमें क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, तो हमारा सेल का ईएमएफ ऑफ द सेल निकल करके सामने आ जाएगा। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल रिगार्डिंग ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल लिया, लोग के निकालते हैं। देखो डेल्टा जी नोट निकालना बड़ा आसान। अब डेल्टा जी नोट का फार्मूला एन एफ ई नोट ऑफ सेल, क्योंकि जिसने ई नोट ऑफ सेल निकाल लिया डेल्टा जी निकालना बड़ा आसान है उसके लिए। तो डेल्टा जी माइनस एन की वैल्यू 6, एन की वैल्यू 96,500, एफ की वैल्यू, और ई नोट ऑफ सेल निकाला था वो वाला आपका 0.49। ये मत रख देना, ये तो ईएमएफ है, ई नोट रखना है, ठीक है। ये भी हो गया। लॉग के का फार्मूला बताओ जल्दी से, क्या था मेरे भाई, एन ई नोट ऑफ सेल डिवाइडेड बाई 0.04959, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा सॉल्व। तो लॉग के निकालना है, एन की वैल्यू फिर से 6, ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू 0.49 डिवाइडेड बाई 0.059, इसको भी हम सोल्व कर लेंगे, लॉग के निकल कर क्या जाएगा, ठीक है। और लॉग के से के पूछे तो के क्या आएगा, एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग लोगे तो 10 की पावर चली जाएगी, 10 की पावर ऊपर बेस 6 इंटू 0.49 डिवाइडेड बाई 0.059, ये ऑप्शन में आपको मिलेगा, क्योंकि एंटी लॉग इसमें इसकी वैल्यू आपको नहीं देगा एग्जामिनर। तो ये आपका फार्मूला आंसर हो जाएगा। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल। तो लॉग के से के निकालना सिखा दिया, डेल्टा जी नॉट, और आपका सेल का ईएमएफ कैसे निकालते हैं ये भी आप सोल्व आउट कर सकते हैं, कर लेंगे। चलो इसको और सोल्व कर देते हैं, काफ़ी बच्चों को ये गलती रहेगी, सर ने पूरा नहीं किया, 0.01 और 0.90, तो क्या करेंगे 0.01 तो आएगा 0.0009, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट ये रहा और 2 के बाद पॉइंट ये रहा, तो 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। 4 के बाद पॉइंट आएगा, क्लियर हो गया। हाँ, तो 0.009 इसमें ऐड कर देंगे हम, तो आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट फंडामेंटल था एग्जाम के लिए। चलो अब लेते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग नस्ट इक्वेशन। चलो देखो, हाँ देखो, एक क्वेश्चन है, x सॉलिड है प्लस 2y पॉजिटिव एक्वस, आगे चलो, इससे कह रहा है x2 पॉजिटिव प्लस y सॉलिड, 2y सॉलिड, ये भी एक्वस है, ठीक है। यहाँ पर हम निकल करके आगे सम क्वेश्चन कह रहा है सेल का ई नोट ऑफ सेल, इसका पूरे सेल का ई नोट ऑफ सेल है 0.059 वोल्ट। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं लेकिन मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो, आंसर सोल्व आउट करने की कोशिश करो। देखो करना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको ये देखना है सेल का ई नोट ऑफ सेल आपको दे रखा है, आपको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो दिस क्वांटिटी यू हैव गिवन एंड दिस क्वांटिटी यू हैव टू फाइंड आउट। तो बेटा न्यूमेरिकल में कहीं पढ़ लो, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स कर रहे हो, केमिस्ट्री, जो चीज़ गिवन हो और जो चीज़ फाइंड आउट करनी हो उनके बीच में रिलेशनशिप देख लिया करो क्या है। तो ई नोट ऑफ सेल और के में रिलेशन क्या है, पढ़ाया था अभी मैंने कि लॉग के जो होता है वो एन ई नोट ऑफ सेल डिवाइडेड बाई 0.059। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा मेरे भाई, रिलेशनशिप को पकड़ो, ठीक है। अब देखो के अपने को निकालना है, तो मैं लॉग के ऐसे कैसा छोड़ दूंगा, लॉग के मैंने छोड़ दिया, एन की वैल्यू, एन फैक्टर यहाँ पर 2 आएगा। देखो यहाँ पर x 0 से +2 में जा रहा है और y क्या हो रहा है, हाँ एक बात और देखो, रुको एक बार, हाँ x 0 से +2 में जा रहा है यहाँ पर, और y पे प्लस चार्ज है, हाँ तो 2 मोल्स है, ये 0 में जा रहा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, n की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई, n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, हाँ ठीक है, देख पा रहे हो, अरे n की वैल्यू बोलो कितनी आएगी जल्दी,
एन की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई हमारी, तो 2 मल्टीप्लाई बाई ई नॉट ऑफ सेल ये रहा 0.059 डिवाइडेड बाई 0.059। अरे आसान हो गया है, तो कितना इजी क्वेश्चन था। देखो एन की वैल्यू पहले दे दी थी 2 और ई नॉट ऑफ सेल वो रहा और डिवाइड बाई यही है, ये कट गया, यानी कि log k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। k निकालना है, लेकिन अब देखो log k नहीं k निकालेंगे तो एंटी लॉग लो, k इजिकल टू उधर एंटी लॉग लेंगे क्या आएगा एंटी लॉग ऑफ 2। तो भाई एक फार्मूला याद रखो, नीट वाले याद रखना, जेई मेंस वाले याद रखते हैं, एंटी लॉग ऑफ n, जिस भी क्वांटिटी n इंटीजर होता है एंटी लॉग n का लेते हैं ना 10 की पावर n आता है, एंटी लॉग n क्या आता है 10 की पावर n आता है। तो 2 का एंटी लॉग कितना आएगा 2 का एंटी लॉग आएगा 10 की पावर 2, तो k का आंसर है 100 कह दो या 10 की पावर 2 कह दो, ये आंसर आ गया। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या है 10 की पावर 2। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ बिल्कुल डेफिनेटली, कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ई नॉट ऑफ सेल दे रखा है, तो इस रिएक्शन का आप डेल्टा जी नॉट ऑफ सेल भी निकाल सकते हो। आप क्या निकाल सकते हो डेल्टा जी नॉट ऑफ सेल भी निकाल सकते हो। देखो आपको डायरेक्ट बताता हूँ, मान लो क्वेश्चन यही होता, ठीक है, आपसे कह देते इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 की पावर 8 है, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 की पावर 8 है, आपसे कह दे इस रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकाल के दिखाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। k की वैल्यू कह दी 10 की पावर 8 है और आपसे कह दे इस रिएक्शन का डेल्टा जी निकाल के दिखाओ। तो आपको डेल्टा जी में और k में रिलेशन क्या बताई थी एनडीए सर ने कि डेल्टा जी नोट होता है -2.303 RT की पावर RT log k रखो -2.303 R की वैल्यू 8.314, स्टैंडर्ड कंडीशन में 298 टेम्परेचर होता है, log k की वैल्यू 10 की पावर 8 और log 10 की पावर 8 क्या होगा 8 पावर आगे जाएगी और log 10 क्या होता है 1, तो मल्टीप्लाई बाई 8 ही तो आएगा, मल्टीप्लाई बाई आएगा 8। और इन तीनों का क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन अभी बताया था एनडीए सर ने बेटा -5705 होता है अप्रॉक्सीमेट, और मल्टीप्लाई बाई 8 करने में क्या दिक्कत है, डेल्टा जी नोट आ गया कि नहीं आ गया, और बाद में लगा देना जूल पर मोल, दैट्स इट। बहुत आसान हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाँ अब आया बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए करते हैं। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर जो क्वेश्चन आएगा, देखो एक क्वेश्चन होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE कहते हैं इसको। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कुछ नई चीज़ नहीं होती, ये होता है इट इज़ ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये भी क्वेश्चन आ सकता है नीट के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड कि कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोड है जो एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज होता है, जिसको बोलते हैं SHE और इट इज आल्सो कॉल्ड NHE। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये क्या काम आता है, ये किसी भी मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालने काम आता है। जैसे मान लो अपने को जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो हम जिंक हाफ सेल को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है। तो सारा का सारा कंट्रीब्यूशन जो आपका वोल्टामीटर में आएगा वो किसी मेटल आयन के कंट्रीब्यूशन को डिनोट करेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल है, समझ में आया मैंने क्या बोला है, ध्यान से फिर से सुनना। मैं कह रहा हूँ कि आपको जिस ही मेटल का, जैसे मेरे को कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो मैं कॉपर हाफ सेल को SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दूंगा। दिस विल बी कॉल्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कॉपर टू पॉजिटिव आयंस। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो यह बात ध्यान रखेंगे आप। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिए नॉन इक्वेशन कैसे लिखी जाती है वो सुनो। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए नॉन इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि सिंगल सेल होती है हाफ सेल, ठीक है, और इसके लिए नॉन इक्वेशन का फार्मूला होता है EMF ऑफ द सेल इट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल। देखो EMF ऑफ द सेल क्या आएगा, H पॉजिटिव से हाफ H2 कह दो, क्योंकि H पॉजिटिव एक हाइड्रोजन होता है, तो हाफ H2 कह दो या H2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर H2 गैस है, ये H2 क्या है, गैस है। तो ये हो जाएगा इट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ H पॉजिटिव से H2, ये भी ध्यान रखना है, माइनस 0.059 अपॉन N।
ठीक है, n हो गया, और log ऑफ 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन। भाई ये फार्मूला अपने माइंड में सेट कर लो, इसको मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ आपके लिए, इतना हलवा कर दूंगा इस क्वेश्चन को कि पीएच के क्वेश्चन कभी जिंदगी में गलत नहीं होंगे अगर एसएचजी का क्वेश्चन आ गया तो। इसमें 2 ही क्वेश्चन आते हैं आपको, अगर आपको ईएमएफ ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ईएमएफ दे रखा है तो पीएच पूछेगा, पीएच दे रखा है तो हाइड्रोजन का पोटेंशियल पूछेगा। ये 2 ही क्वेश्चन आते हैं। अभी फिलहाल देखो आपको ईएमएफ गिवन है, पीएच पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन मैं लूंगा जिसमें पीएच गिवन होगा, ईएमएफ पूछेगा, तो आपको कैसे टैकल करना है, क्वेश्चन को टैकल करने की ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। देखो कैसे करेंगे इसको मेरे भाई, देखो बड़ा ध्यान से समझिएगा। आपको एक बात तो क्लियर करनी रहनी चाहिए कि 4SHE आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में कि जो E नॉट ऑफ H पॉजिटिव से H2 होता है वो उसकी वैल्यू 0 होती है। ये तो आपको याद रखना है SHE के लिए। E नॉट ये क्वांटिटी जो आपकी 0 है, ये क्वांटिटी क्या है 0। याद आ गया आपको, क्लियर हो गया। अब देखो, और n फैक्टर जब H पॉजिटिव में आ ही रहा है तो मेरे भाई n फैक्टर भी 1 ही होगा अप्रोक्सीमेट। कितना आएगा n फैक्टर 1, क्योंकि H पॉजिटिव से H2 में जाएगा तो n फैक्टर यहाँ पर 1 आएगा। तो n फैक्टर 1 आएगा तो n की वैल्यू 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो अब ये भी क्वांटिटी आ गई। अब देखो सिंप्लीफाई कर लो इस इक्वेशन को, तो आपका ये EMF H पॉजिटिव से H2 किसके बराबर हो गया, ये क्वांटिटी तो 0 है, ये आगे माइनस आ गया। अब देखो बात समझने की क्या है, बात समझने की ये तो 0 लिखता हूँ एक बार मैं, ये माइनस। अब देखो यहाँ पर नीचे H पॉजिटिव नीचे है और यहाँ पर साइन माइनस का है। अगर मेरे को ये साइन प्लस का लाना है, ध्यान से सुनना, अगर मेरे को ये साइन प्लस का लाना है तो H पॉजिटिव ऊपर चला जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्लस 0.059 लिखूंगा तो वो हो जाएगा आपका log H पॉजिटिव। क्यों लिखा है आपको पता चल जाएगा आपको। अब ये 0 को साथ प्लस करेंगे तो 0 ही रहना है, तो इस क्वांटिटी को हटा ही दो ना आप, तो आपको डायरेक्ट फार्मूला मिल गया कि EMF of the H positive to H2 it is the formula this। ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे लिख दूँ, देखो फिर से लिख लो, इन EMF of the H positive से H2 इसका फार्मूला होता है 0.059 log H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। ये फार्मूला 20 बार लिख कर देख लेना, गांठ बांध लो, इससे न्यूमेरिकल आपके हो जाएंगे, हलवा टाइप क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है। करके दिखाऊं, अभी आपको बताता हूं, देखो। और इसमें ध्यान रखना न्यूमेरिकल को पहचानने का तरीका, यहाँ पर आपको जो EMF मिलेगा ना, यहाँ पर ये वाला EMF ये हमेशा नेगेटिव मिलेगा, ये हमेशा नेगेटिव मिलेगा, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। चलो आप बताते हैं, करो आप क्वेश्चन को सोल्व। देखो कर देते हैं चुटकी भर में सोल्व। देखो पहला ऑप्शन ए दिया था फर्स्ट में A1। देखो यहाँ पर ये रहा फार्मूला, ये रहा फार्मूला, इस फार्मूले में पुट करो। इस फार्मूले के अंदर EMF ऑफ द सेल क्या दे रखा है, वो रहा -0.025995 इट इज इक्वल टू 0.059 log H पॉजिटिव, ठीक है। हाँ अब बात समझने की है, इस क्वांटिटी को मैं नीचे ले आया, तो देखो -0.0295 डिवाइडेड बाई 0.059, उधर क्या रह गया log H पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर साइन माइनस का है, यहाँ पर साइन क्या है, माइनस का है, ठीक है। या तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो 0.0295 डिवाइडेड बाई 0.059, ये माइनस का साइन उधर लिख लीजिए, माइनस log ऑफ H पॉजिटिव। बिल्कुल लिख सकते हैं आप, डेफिनेटली लिख सकते हैं। और कितने बच्चों को ये बात पता है कि pH निकालने का फार्मूला और कुछ नहीं, माइनस नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन ही होता है। तो माइनस log ऑफ H पॉजिटिव मेरे भाई pH ही तो है, कर दो। अब 0.0295 और 0.059, अरे इसको यहाँ 0 लगा लो, कंफ्यूज मत हो। देखो 295 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 590 आएगा, तो 0.0295 और 0.0509, तो 1/2 हो गए। कितना हो गया, 1/2, और 1/2 क्या होता है, 0.5, तो pH की वैल्यू 0.5 आ रही है, ऑप्शन सी आ गया। दैट्स इट।
बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, अभी एक न्यूमेरिकल आपके सामने और रखता हूं, फिलहाल आपको ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। ये वैल्यू नेगेटिव मिलेगी हमेशा, दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव ऑलवेज, ये आपको फार्मूला याद रखना है। log h पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये उधर चली जाएगी, ऑटोमेटिकली यहाँ पर log ph आपका निकल करके सामने आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अरे बोलो। या फिर मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक और बता दूं, एक और देखो, एक शॉर्ट ट्रिक और निकाल देते हैं आपकी। ये वैल्यू देखो 0.0295 ये वैल्यू किसकी थी, ईएमएफ की थी, और नीचे ये वैल्यू 0.059, ये तो हर किसी में आएगी, देखो लिख रखी। तो आपका पीएच का डायरेक्ट फार्मूला निकल गया है ना, पीएच का डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूं आपको, डायरेक्ट ध्यान से सुनो। पीएच का डायरेक्ट फार्मूला है ईएमएफ ऑफ द H पॉजिटिव से H2 डिवाइडेड बाई 0.059, यही तो किया है मैंने। देखो ये pH ऊपर ये वैल्यू किसकी थी, उसकी, और डिवाइडेड बाई 0.059। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये जो वैल्यू आप लिखोगे ये वैल्यू नेगेटिव नहीं लेनी है आपको, ये वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। यानी कि साइन यहाँ पर माइनस का है ना, माइनस का साइन आपको यहाँ पर पॉजिटिव का साइन कर देना है। ठीक है, आप याद रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। यानी कि या फिर मैं इसको ऐसे यहाँ माइनस साइन लगा सकता हूँ, यहाँ माइनस साइन लगा दूंगा, ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव मिलेगी, दिस विल बी नेगेटिव ऑलवेज, तो नेगेटिव नेगेटिव ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन लगा लो। ठीक है, करके देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल लेकर आता हूँ आपके सामने बहुत जल्दी। देखो, इस क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं आपको सामने, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको ईएमएफ गिवन था, स्टैंडर्ड ईएमएफ, यानी कि ईएमएफ गिवन था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, पीएच पूछ रहा था। अब की बार क्या कह रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, यानी कि आपको निकालना क्या है, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, आपको निकालना है ईएमएफ ऑफ द H पॉजिटिव से H2, ये आपको कैलकुलेट करना है। एग्जामिनर ने आपको पीएच की वैल्यू 10 दी है। ठीक है, फार्मूला रखूं, डायरेक्ट बताऊं, देखो क्या फार्मूला बताया था एनडीए सर ने अभी, कि E से H पॉजिटिव से H2 इट इज इक्वल टू 0.059 log H पॉजिटिव, यही बताया था कि नहीं बताया था, डेफिनेटली बताया था। ये आपका ईएमएफ निकालने का फार्मूला है, डायरेक्ट पुट करो, 1 सेकंड में क्वेश्चन आंसर सॉल्व होगा। ठीक है, देखो पीएच क्या होता है, माइनस log ऑफ H पॉजिटिव, तो आपको पीएच दे रखा है तो यहाँ से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पता चल जाएगी, आसान है। पीएच कितना दे रखा है 10, और यहाँ पर कितना है 10 log H पॉजिटिव, तो यहाँ पर H पॉजिटिव की वैल्यू पता कितनी आएगी, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो। देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जल्दी बोलो, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पर पीएच की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ पर माइनस है, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, देखो ये माइनस इधर ले आया, तो -10 इज इक्वल टू log ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पर दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं, तो यहाँ पर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी आएगी 10 की पावर -10 मोलर, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी आएगी 10 की पावर -10। ये काफ़ी बच्चों को अभी तक ये बात हजम नहीं हुई होगी मेरे को लग रहा है। ठीक है, अरे देखो ये बात होती है, ध्यान रखो बेटा, अगर मान लो पीएच आपका 3 है, पीएच कितना है 3, तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 मोलर आएगी। ठीक है, अगर पीएच आपका 5 है तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन 10 की पावर -5 आएगी, पीएच आपका 10 है तो 10 की पावर -10 आएगी। ठीक है, ऐसे क्या है, या फिर इसको मैं सोल्ड आउट कर देता हूँ। देखो यहाँ तक समझ में आ गया था, पीएच 10 है, माइनस log ऑफ H पॉजिटिव 10, माइनस साइन को उधर ले आया -10, दोनों तरफ एंटी लॉग लो, इधर तो क्या आएगा एंटी लॉग ऑफ -10, उधर से लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, उधर क्या बचेगा H पॉजिटिव। और अभी बताया था मैंने, कितने लोगों को याद है, बार बार बता रहा हूँ, एंटी लॉग n का क्या होता है 10 की पावर n, और चाहे एंटी लॉग -n हो तो भी 10 की पावर -n हो जाएगा। तो एंटी लॉग -10 का कितना होएगा 10 की पावर -10, 10 की पावर -10, ये आ गया। ठीक है, चलो तो आपको मैंने कंसंट्रेशन निकालना सिखा दिया। चलो ये आपको याद रखना है, पीएच कितना दे रखा था 10, तो पीएच अगर 10 है तो कुछ भी नहीं करना, H पॉजिटिव होता है 10 की पावर -10, यहाँ पर रखता हूँ। तो देखो 0.059 log ऑफ H पॉजिटिव की वैल्यू 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 क्या हो जाएगा, -10 आगे आ जाएगा, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 0.059
आगे 10 आ गया, ठीक है, आगे 10 आ गया और log 10 -10 आएगा, सॉरी आगे क्या जाएगा -10 आ जाएगा और आगे क्या है log 10। log 10 आपका 1 हो गया तो -10 को यहाँ से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 0.59 वोल्ट और माइनस साइन आएगा। मैंने कहा था ना सेल का EMF SHE का हमेशा नेगेटिव आएगा। देखो ये आएगी वैल्यू -0.59 वोल्ट आंसर है इसका। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल, कभी नहीं भूलना, बहुत आसान क्वेश्चन फंडामेंटल बता दिया। देखो बेटा क्लियर कट वर्ड से बताता हूँ, अभी आपके दो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल बचे हुए हैं, एक तो कॉमर्शियल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक कोरोजन। ये दोनों कॉन्सेप्ट प्योरली एंड प्योरली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो अगर अगला लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम लेंगे प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच, और प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच में पिछले साल की आई हुई प्रीवियस ईयर की जेईई मेंस और नीट की प्रॉब्लम्स लेंगे। उनके अंदर अगर जो क्वेश्चन आएंगे इन दोनों कॉन्सेप्ट से, उनको मैं डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो अब तक हमारे टोटल लेक्चर कितने हो गए हैं, 4 लेक्चर हो गए हैं, ठीक है। और 2 लेक्चर मैंने स्पेशल बताए थे, एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन वो पहले ले चुका हूं, और कैलकुलेशन ऑफ अननोन स्टैंडर्ड EMF कैसे निकालते हैं उसका लेक्चर अलग है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में टॉप पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट का मैंने आपको लिंक दे देना है, वो आप देख लेंगे, आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। यू कैन सर्च इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाय NDS सर, आपको सारे फंडामेंटल निकल करके आ जाएंगे, ठीक है। तो अब तक हमारे सारे जो क्वेश्चन है, पहला लेक्चर था इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स को लेकर, जिसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, DHO इक्वेशन, कोलराज लॉ की एप्लीकेशन, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लेक्चर 2 में मैंने रखा था पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट, उसमें फैराडे लॉ के न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ के, सेकंड लॉ के पूरा पढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने एक स्पेशल बेसिक लेक्चर बनाया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर, वो आपको जरूर देखना है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के फंडामेंटल क्लियर होने के बाद नॉन स्टिकेशन के क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो जाएंगे। उसके बाद ये 4th लेक्चर हो गया हमारा पूरा नॉन स्टिकेशन का, जिसके ऊपर नॉन स्टिकेशन के ऊपर सिंगल हाफ सेल, कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और आपकी पीएच यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं शॉर्ट वे में, मैं आपको सारा बता दिया है, ठीक है। अगले लेक्चर में अब तक और 4 और 2 लेक्चर हमारे वो स्पेशल हो गए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस और अननोन EMF निकालना। तो टोटल 6 लेक्चर हो चुके हैं हमारे, किसके, अकेले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। अब 2 या 2.5 लेक्चर बनेगा हमारा, वो लेंगे PYQ प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच, जेईई मेंस, जेईई एडवांस और नीट की। उसके बाद यू विल गेट मास्टरी इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड आई अश्योर यू एक भी क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपका एग्जाम में बाहर से नहीं मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। अगले लेक्चर मिलते हैं प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स, नीट, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, और चैनल पे जो नया है सब्सक्राइब करके मेरे भाई बेल आइकन प्रेस कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आगे आपको मिलने वाली है, ठीक है। और आगे हमारा प्रोसीजर आपको बता चुका हूं मैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग, जहां पर सबसे ज्यादा उसको फियर होता है बच्चों को, दैट इज द फियर ऑफ इक्विलिब्रियम चैप्टर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने इसके बाद वही लेना है। तो थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर मिलते हैं नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। टेक केयर, बाय बाय।